Welcome to Samagra classes. Today what we are going to study about is in chemistry. This is the class 12th chemistry lecture of first chapter solution. First of all, when we need to understand about solution, we need to dive deep into what is the meaning of solution, that like what is mixture and differences between the mixture and solution. So let's start our class. Okay. First, we need to understand that what is a solution, right? Solution is जो केमिस्ट्री में आपका जो हमारा चैप्टर पूरा दिया हुआ है सॉल्यूशन, इसमें हमें पहले तो बताया नहीं गया कि मिक्सचर और कैसे इनमें डिफरेंसेस रहता है, क्योंकि वो क्लास 9th में बेसिक क्लासेस में आप समझ के आते ही हैं पहले से। तो अब समझते हैं मिक्सचर और सॉल्यूशन में पहले डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मिक्सचर जो होता है ना, सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। अब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रीवियस क्लासेस का याद होगा, क्या होता है कि जैसे दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। हमारे पास होता है हेट्रोजेनस एंड द अदर वन इज द होमोजेनस। ठीक है, तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में क्या एक इसका डिफाइनिंग फीचर होता है कि द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इन द सिंगुलर फेज। ठीक है, सिंगुलर फेज में रहता है। किसके मतलब फिजिकल स्टेट किसके जैसी होती है? इसकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो होती है सॉल्वेंट के जैसी। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट होगा उसी की जैसी फिजिकल स्टेट रहेगी पूरे सॉल्यूशन की। ओके, अब देखिए सॉल्यूट और पहले तो देखिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते क्या क्या है। देखिए, जैसे इफ दिस इज समथिंग इज सॉल्यूशन, राइट, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? वो कैसे होता है? अमाउंट का एक रूल लगाते हैं हम। अमाउंट का रूल भी होता है, एक होता है फिजिकल स्टेट का। देखिए, अमाउंट रूल के हिसाब से क्या होता है ना, अमाउंट रूल के हिसाब से आप समझना, दो इसमें पॉइंट आते हैं। एक तो होता है कि जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है, एक होता है फिजिकल स्टेट डिफरेंट दिखती है। ठीक है, जैसे हमने मान लो एक सॉल्यूशन बनाया चीनी का और पानी का। ठीक है, तो चीनी इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। तो जो हमारा अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सॉल्यूट एंड कौन सॉल्वेंट है? हमेशा ये नहीं है कि जो सॉलिड स्टेट में देखेगा वही सॉल्यूट होगा, या जो मतलब लिक्विड स्टेज में होगा वो लिक्विड स्टेट में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं होता है। किसके हिसाब से होता है? जिसकी अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है। जैसे 60 ग्राम, अगर 100 ग्राम का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 60 ग्राम उसमें सॉल्यूट है, तो बाकी 40 ग्राम अगर वाटर है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का काम करेगा कौन करेगा? शुगर करेगी। मतलब जो भी सॉल्यूट होगा वो ये वाला होगा। जो मान लो चीनी ले रखी है हमने 60 ग्राम, 40 ग्राम पानी लिए, तो उसमें से चीनी क्या होगी? इस समय सॉल्वेंट की तरह काम कर रही है। दिस इज स्ट्रेंज बट, और लेकिन जो सॉल्यूशन होगा ना उसका जो फेज होगा वो लिक्विड स्टेट में ही आपको दिखेगा। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कभी कभी कि क्या बोलते हैं, हमने पहले तो बताया कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी? सॉल्वेंट के जैसी होगी। बट यहाँ तो सॉल्वेंट चीनी है, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए था, तो नहीं है। तो लास्ट में अब जो डिसाइडिंग रूल होगा वो कौन सा होगा? अमाउंट रूल को ही हम मानते हैं कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में था। क्या क्या पॉइंट्स बताए कि ये होमोजेनस सॉल्यूशन को ही हम ट्रू सॉल्यूशन जो बोलते हैं वो उसी को बोलते हैं। सस्पेंशन कोलॉइड्स तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, वो तो हेटेरोजेनस मिक्सचर के टाइप्स होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कौन होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसका पूरा जो कॉम्पोजिशन होता है सिंगल फेज में होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हमें नहीं दिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया कि जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनको डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? अमाउंट रूल के बेसिस पे। जिसकी अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी कम वो सॉल्यूट होगा। अच्छा, एक पॉइंट और बताया मैंने कि जो सॉल्यूशन है उसका फेज कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही मेजरली किसका रहेगा? सॉल्यूशन का फेज रहेगा। ये चेंज भी होता रहता है, ऐसा कुछ चेंज हो सकता है। जैसे हमने अभी चीनी पानी के केस देखा, 60 ग्राम अगर आप चीनी लेंगे और 40 ग्राम पानी लेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, बट यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा? चीनी होगी। ओके, अब एक जैसे मान लो, अब दूसरा हमने लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट है, फिर ये कंसंट्रेशन टर्म्स पे आएंगे। ये जानना, सॉल्यूशन चैप्टर में ये मेन डेफिनेशन वगैरह भी आपको
ठीक है, वो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे 9th-10th में, बट अभी यहाँ पे क्या आएंगे, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल ड्रिवन चैप्टर है पूरा, उसमें हमें कंसंट्रेशन टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनका मीनिंग समझना। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज़ नॉट द गोल, क्या है कि उनका मतलब समझ में आना चाहिए। जब हम स्ट्रेंथ बोलेंगे सोल्यूशन की तो वो समझ में आना चाहिए। यही आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए अल्कोहल हम ले रहे हैं 30 ml एक सॉल्यूशन बनाने में, और 100 ml का सॉल्यूशन बन रहा है वो, उसमें हमने वाटर जो लिया है वो लिया दिस 70 ml अगर हमने पानी लिया, ठीक है। तो अब इसमें कौन सॉल्वेंट हो जाएगा, दोनों ही लिक्विड फेज में है, सॉल्वेंट हो जाएगा पानी और सॉल्यूट हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी का एक जो आपका एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग स्टेट्स लिखे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोग उसको देखिएगा एग्जांपल्स को ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब गैस हम ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट या सॉल्यूट के फॉर्म में हम गैस ले रहे हैं विद दी लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट, तो वो कैसे कैसे उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। जैसे एरोजॉल क्या होता है, वो कोलॉइड होता है कि सॉल्यूशन होता है, ये तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, उसकी रीडिंग लगेगी चैप्टर की। वो जो चार्ट दिया है एनसीईआरटी में वो देखना एक बार ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे वन लाइनर्स क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में टिक लगाने के लिए, या फिर ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए हमें जानना पड़ता है वो। तो वो जो चार्ट है दैट इज़ नेसेसरी, एनसीईआरटी की वो जो टेबल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हमारे जो हमारा मेन टॉपिक है इस क्लास का, उस पर देखते हैं। देखिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने लिखे हुए, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसमें दो डेरिवेशन भी करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मेन डिस्कशन ऑफ द टॉपिक यही रहेगा। इसमें मैं क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं करूंगी कंसंट्रेशन टर्म्स पे, पर मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ में कि कैसे आपको क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे। जैसे पीपीएम है, पीपीएम लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, तो इससे कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में वैसे दिए भी हैं, और इनमें रिलेशन मान लो पीपीएम दिया है तो आपको क्या निकालना होगा। पहले आज का हमारा जो मेन टॉपिक जो हमारा पूरा ध्यान रहेगा, पहले तो इनके टर्म्स को अच्छे समझने में रहेगा, क्योंकि लास्ट आपने 11th में भी ये पढ़ा था, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम जानते हैं थोड़े थोड़े 11th में। जो हमारा हाइड्रोजन चैप्टर था उसमें हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन निकालनी सीखी थी, और फर्स्ट के जो चैप्टर्स थे क्लास 11th के, उसमें हमने सब निकालना सीखा था। फॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, है ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सब जानना सीखा था। एंड फैक्टर निकालना यहाँ पे भी काम आएगा इसमें, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम जो पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। उस पर अलग से वीडियो बनेगी कि एन फैक्टर हम क्या निकालेंगे। अभी इन सब टर्म्स को हम दोबारा समझते हैं। ओके, फर्स्ट दिया है ग्राम, ग्राम लीटर पे, ग्राम पर लीटर दिया है तो इसको समझते हैं। फर्स्ट है ग्राम पर लीटर, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ होती है सॉल्यूशन की। ग्राम पर लीटर का मतलब है अगर 1 लीटर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें x ग्राम सॉल्यूट मिलाया होगा। बस इससे यही जानकारी मिलेगी, जितने भी हम टर्म्स आज जानेंगे ना उनसे बस यही समझ में आएगा हमें कि अच्छा इतना अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। 1 लीटर अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें x ग्राम, इफ x ग्राम लीटर अगर हम बोल रहे हैं, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ है किसी सॉल्यूशन की। क्वेश्चन ये तो ये क्या है, x क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। 22 वॉट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। x ग्राम पर लीटर अगर हमने बोला तो 1 लीटर सॉल्यूशन में x ग्राम हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया होगा, तो वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज W/W, ठीक है। आप समझते हैं परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर परसेंटेज का मतलब तो आप समझते होंगे, परसेंटेज, तो अगर कोई रेशियो गिवन है तो वो 100 में से कितना होगा, परसेंटेज का मतलब तो यही होता है ना, 100 में कितना। तो अब ये जो W/W है इसमें क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ एंटायर सोल्यूशन। अच्छा जितना भी ये वेट जाएगा ना, वेट हम केमिस्ट्री में जितना, देखिए अभी आप लोग 11th क्लास की मैकेनिक्स पूरी पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स की, तो उसमें जितना भी वेट की बात होती है वो केजी में होती है ना, कि उसकी एसआई यूनिट केजी होती है, किलोग्राम। बट यहाँ पे अगर हम जितना भी मास कैलकुलेट करेंगे, मास मतलब दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन में, वो ग्राम में दिया रहेगा, और आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, उसको ग्राम में ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्राम में ही होंगी दोनों चीजें, लास्ट स्लाइड में भी मैंने ग्राम में ही बताई थी वो।
तो ग्राम में ही रहनी चाहिए, आपको चेंज करने की नीड नहीं है इसमें। ओके, अब ये जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या इंटू 100 जब हम कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा। जैसे अगर बोल रहे हैं 60% ऑफ द सोल्यूशन, बोला गया 60% ऑफ एन, आई मीन 60% है एक सॉल्यूशन में NaCl। NaCl कितना है, 60% है इन अ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 60 ग्राम क्या है, हमारे पास NaCl नमक है, ठीक है। और जो बचा हुआ ग्राम है 100 में से वो क्या हो जाएगा, जो भी सॉल्वेंट जिसमें भी हमने मिलाया होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस पानी में मिलाते हैं तो पानी ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आया हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को समझते हैं अब क्या होता है। सेम होते हैं रेशियोज, देखिए ये तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, खाली छोटे बच्चों जैसी बातें चल रही हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म है बेसिक, इन 9th क्लास में ही पढ़ेंगे है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म ऐसे बताना है, पहले रेशियो देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फाइन, नेक्स्ट आ जाएगा परसेंटेज, ये वाला एक मिस हो गया हमारा, परसेंटेज W/V। इसको समझते हैं एक बार, इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज W/V का क्या मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट रखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट परसेंटेज W/V। अगर मान लो 60 ग्राम चीनी मिला रहे हैं हम 100 ml पानी में, तो 60/100 इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 60% वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा हमें शुगर का, जो भी चीनी पानी का अगर घोल बनाया था। तो ये सब क्या है, ये सब हमें जानने की टेक्निक्स हैं कि अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है तो उनमें कॉम्पोजिशन का रेशियो क्या क्या है, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमें वही बताते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मोलैरिटी। अभी यहाँ से देखिए, अब थोड़ा सा, ये तो अभी तक तो इजी पार्ट था, दिस विल स्टार्ट कि अब ये थोड़ा हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा समझते हैं अब, ठीक है। मोलैरिटी समझते हैं अब, ठीक है। मोलैरिटी निकालने से पहले एक बात थोड़ा सा, अब सबको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते ही होंगे, नंबर ऑफ मोल्स है ना। अच्छा, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं, एक इसका कंसंट्रेशन शो करने का एक तरीका होता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है अगर एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन हमने बना रखा है तो उसमें एक गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे दोनों सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी। जैसे एक बीकर का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतने सारे इसमें पार्टिकल्स हैं। तो अब जो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने होंगे वो बताते हैं ध्यान से। देखिए जैसे मैंने जो इसमें डार्क कलर के ब्लैक कलर का बनाए हैं सर्कल्स, वो सॉल्यूट है, मान लीजिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और जो सिर्फ एक सर्कल है वो एक सॉल्वेंट है। तो ये अब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूट जो बताता है ना, वो बताता है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो बताते हैं कि कितने इसमें उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट के मोल्स के टर्म में बताता है वो। तो हमें उससे एक आइडिया लग जाता है, अच्छा इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, वो निकालना भी सीखा होगा। तो उसके निकालने का तरीका क्या होता है, एक तो अगर हम सॉल्यूट का निकालने हैं तो उसका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ जो भी गिवन कंपाउंड है ना, सॉल्यूट है या जो भी है, सॉल्यूट भी या कंपाउंड भी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें कैसे निकलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास, एक मोल का मास को हम मोलर मास बोलते हैं, 1 मोल के मास को हम मोलर मास बोलते हैं ना। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स आ जाते हैं, 1 मोल कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। फाइन, तो ये जो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मास कितना होगा उसको मोलर मास बोलते हैं। वो वैल्यू हम गिवन रहती है, याद भी कर लेते हैं। जैसे सोडियम का 23 ग्राम है ना, 1 मोल का मास।
तो ऐसे ही आपको वो दिए रहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो ये तरीका होता है। अब मोलारिटी क्या होता है कि अगर 1 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, 1 लीटर का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, 1 लीटर का अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। दोबारा से समझते हैं, 1 लीटर का अगर सॉल्यूशन बन रहा है, 1 लीटर का अगर हमारे पास सॉल्यूशन है एक बीकर में, 1 लीटर का है, तो उसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, दैट इज मोलारिटी। फाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, बहुत जगह पे यूज होगा ये और हमें आना ही चाहिए ये समझ में। क्या बोला, एक बार दोबारा से बताती हूँ। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, दैट इज मोलारिटी। या किसी भी चीज के, सॉल्वेंट की भी मोलारिटी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ सॉल्यूट की मोलारिटी निकली है, किसी भी चीज की आप निकाल सकते हैं मोलारिटी। अगर वो बाइनरी सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीजें होंगी। मोलारिटी का मतलब होता है कि उसका हिस्सेदारी कितनी है उस सॉल्यूशन में, अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन बन रहा है तो ठीक है, वो इतना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज मोलारिटी, है ना। क्या बोला, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम में, है ना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये किस में रहना चाहिए, ये लीटर में रहना चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो वो 1 लीटर में पता चल जाएगा रेशियो ना, यूनिटरी मेथड जो होती है एक का निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मोलारिटी। ओके, अब देखिए, तो अब जो हमारा मेजर कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि फॉर्मेलिटी और इसको हम सेम लेके चलते हैं, कि जो फॉर्मेलिटी और मोलारिटी है सेम जैसा होता है, सेम नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। फॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। देखो अब ये क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, पर किसके फॉर्मूला मास यूनिट आ जाती है ना वहाँ पे, जैसे इसमें मोलर मास किया था नंबर ऑफ मोल्स निकालते हुए। चलिए देखिए, जैसे अभी हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, तो क्या करा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट ऑफ जो भी चीज है, वेट अपॉन मोलर मास किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेट अपॉन फॉर्मूला मास लिखते हैं हम, क्या लेते हैं, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास लेते हैं पूरा, ठीक है। तो वेट अपॉन फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे मान लो NaCl है, इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे, बहुत सिंपल चीज है। फॉर्मूला मास का मतलब भी वही है कि 1 मोल जो हमने लिया हुआ है एक कंपाउंड, उसका मास कितना है, दैट इज फॉर्मूला मास, ठीक है। इसका फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, Na का रहता है यानी सोडियम का 23 ग्राम रहता है और Cl का 35.5 ग्राम, तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 58.5 ग्राम क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा NaCl का। फॉर्मेलिटी एक बार ही समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, अब ये समझ गए ना इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, क्या कैसे करेंगे, वेट अपॉन फॉर्मूला मास कर देंगे, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वही फॉर्मेलिटी का भी मतलब वही बताएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स निकालते हुए हम ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला मास लिखना है उसका, यानी टोटल मास लिखेंगे हम, सेपरेटली एक Na का या Cl का नहीं लिखेंगे, किसका, पूरे कंपाउंड का एक साथ लिखेंगे। ज्यादातर हम केसेस में अभी यही देखेंगे, हम फॉर्मेलिटी निकाल रहे होंगे, उसको मोलारिटी ही रखेंगे और वो सेम ही जैसे कंसिडर होगा, फिर तभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दोनों सेम नहीं होते, डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए हैं अब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा और ये हमेशा लीटर में रहना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, दिस शुड बी इन लीटर। कभी ml में होगा तो आप उसे चेंज करेंगे, जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे उस जो वैल्यू दी होगी वॉल्यूम की, तो 1000 ऊपर शिफ्ट होगा तो 1000 अपॉन वो, आप यूनिट चेंज करना तो आप सीख ही जाएंगे, है ना, 12th क्लास में के बच्चे हैं सब। ओके, अभी तक देखिए हमने क्या क्या जान लिया है, मोलारिटी फॉर्मेलिटी समझा है अभी।
हमने मोलैरिटी समझ लिया, फॉर्मेलिटी समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे टर्म्स आएंगे थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो ध्यान रहे, पूरा एकदम कंसंट्रेशन में रहना चाहिए, पूरा इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। नॉर्मेलिटी समझेंगे। देखिए नॉर्मेलिटी समझने से पहले क्या होगा ना, आपको थोड़े से टर्म्स जानने जरूरी है, जैसे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना। सेम जैसे ही लगेंगे आपको, पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर नाउ, है ना। अब एन फैक्टर की बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी, क्योंकि एन फैक्टर होता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना ऐसे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकालने सीखे हैं जितने भी, अपॉन क्या कर देंगे हम, एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर नाउ, है ना। एन फैक्टर क्या होता है, एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट आया, दैट इज एन फैक्टर, है ना। कभी कभी हम जब H2O का डिकम्पोजिशन देखेंगे या फिर किसी और O2 का डिकम्पोजिशन देखेंगे, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन साथ में निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, चेंज कितना आ रहा है। जैसे अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना चेंज आ रहा है, तो उसको हम एन फैक्टर बोलते थे, ठीक है। तो अब ये एन फैक्टर पे वैसे हम एक दूसरी अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप लोगों को अगर भी यहाँ पे बताया तो और टॉपिक्स में कंफ्यूजन आ जाएगा। एन फैक्टर मोस्टली क्या रहेगा, आपको दिया तो नहीं रहेगा, याद करने पड़ेंगे। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे साथ में, तो उसमें एन फैक्टर्स आपको बहुत सारी रिएक्शंस के बताए जाएंगे, तो वो डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन फैक्टर कर देंगे तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फाइन। अब देखिए नॉर्मेलिटी, मैंने बोला ना नॉर्मेलिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म, ये था हाईलाइट जो हमें समझना था। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। लीटर में रखेंगे और इसे ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जब आपको गिवन होगी तो बहुत ज्यादा आपको मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स इतने तरीके से नहीं लेना, क्या लिखना है उसमें समझ में आना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का ना एक और फॉर्मूला होता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के हम यहाँ पे सारे तरीके लिख लेंगे, ठीक है। पहला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। दूसरा होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेट, जिस कुछ भी वेट जिसका भी हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है उसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो अब एक के अंदर चीजें आती जा रही हैं, सब 11th में आपने पढ़ा भी है, पर कोई नहीं, आप इधर रिवाइज करना तो जरूरी होता ही है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना, मोलर मास को जब हम एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये भी आपको एन फैक्टर जानना जरूरी है इसको निकालने के लिए भी। अभी जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एन फैक्टर के लिए अलग से एक पूरा सेशन रहेगा, तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एन फैक्टर क्या होता है ये सब कंसिडरेशन वहां पे हम पूरा अच्छे से देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या क्या तरीका था, पहला था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। थर्ड आता है तीसरा N1 इंटू V1, मतलब N1 V1 नहीं, नॉर्मेलिटी इंटू ये वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे आया, ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे, नॉर्मेलिटी को N से दिखाते हैं, N इंटू V इज ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो तीन तरीके होते हैं इसको निकालने के। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन फैक्टर, अदर वन इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, थर्ड क्या होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही यूज करेंगे, बहुत सिंपल रहता है क्योंकि ये दो वेरिएबल्स ज्यादा दिए हुए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है मोलैरिटी। अब नया टर्म है, डोंट कंफ्यूज इट विद द मोलैरिटी वाला टर्म, है ना, इसमें एल है, साउंड एल की है, मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, स्मॉल एम से दिखाते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है, अगर 1 किलो वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट है, वाटर बार बार वाटर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को बोलते हैं। और जो हम जितना आपके अभी 12th तक के लेवल में हम जानते हैं कि ज्यादातर जो सॉल्यूशंस है उनमें पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं ना। अभी जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ अब शिफ्ट करेंगे, जैसे 11th में भी हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ी थी बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हमने देखा था बेंजीन को यूज करते थे एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट ना। तो बेंजीन भी कहीं कहीं पे आ सकता है,
एज अ सॉल्वेंट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन रहेगा, पानी ही रहेगा। ठीक है, अल्कोहल को जैसे हमने अभी पानी में किया था, और जैसे अब मतलब जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट्स की तरफ हम जब शिफ्ट करेंगे तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही मिलाना पड़ेगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट एक होता है हमारे पास बेंजीन, और भी होते हैं, वो आप जब जब हम चैप्टर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर जैसे जेईई मेंस के क्वेश्चन आप कुछ कुछ देखेंगे या नीट के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें ऐसे टर्म्स आपको दिखेंगे कि वाटर नहीं है हर जगह सॉल्वेंट, बेंजीन है या फिर कोई और से सॉल्वेंट्स हैं जो आपने नहीं सुने, तो वो वहाँ पे डिसाइड नहीं करना होता है, हमें नहीं पता करना होता है कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वो केसेस कौन से होंगे, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, वो होगा फिजिकल का एक कॉन्सेप्ट, बट वो नए नए तरीके, वो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा रहेगा। अब आपकी तो मेजर क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मेजर है वैसे तो। मोलालिटी कब समझते हैं, देखो मोलालिटी का मतलब क्या होता है, जब एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, अगर 1 kg 1 kg अगर हम सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी कहते हैं। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स घुले हुए हैं, दैट इज मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी तक जितना भी हमने इन केमिस्ट्री जितना भी मास कंसिडर या वेट कंसिडर किया, मोलर मास या फिर वेट कंसिडर किया, वो उसकी यूनिट थी ग्राम। यहाँ पे पहली बार केजी में आ रहा है, और आपको ध्यान रखना है हर बारी कन्वर्ट करना है केजी में। अगर वेट सॉल्वेंट का ग्राम्स में दिया है तो उसको ग्राम्स में ही नहीं रहने देना है, अभी तक ग्राम्स में ही रहने देना था, बट व्हेन वी आर डिसाइड इसके लिए सॉल्व करेंगे मोलालिटी के लिए, तो किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। यहाँ पे नहीं तो मिस्टेक्स होंगी भर भर की, बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा। अभी तक जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते थे, यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। और किस में है यूनिट, केजी में है यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फंसते हैं बच्चे, है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज मोलालिटी। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा समझ में आई होगी बातें, है ना। अब एक रिलेशन, एक डेरिवेशन आ रहा है, डेरिवेशन की दुनिया में आपका अब स्वागत होने लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें खुद भी निकालने पड़ेंगे आपको ना, इतने सारे फॉर्मूले थोड़ा ना रटोगे बैठ करके, डेरिवेशन आने चाहिए अब निकालने, है ना। 11th क्लास में थोड़ा बहुत तो अभी हमने देख लिया कि डेरिवेशन हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, ये डेरिवेशन भी नहीं है, आसान ही है चीज, ये तो बहुत सिंपल चीज रहेगी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, एक रिलेशन जान रहे हैं किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m दैट इज मोलालिटी एंड कैपिटल M, मोलारिटी। ठीक है, अब देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और वो भी केजी में रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजें होती हैं इसमें, है ना। देखो 1 लीटर का अगर सॉल्यूशन है, अगर अगर हमारे पास पूरा 1 लीटर का वॉल्यूम मतलब है सॉल्यूशन का, तो उसमें क्या m नंबर ऑफ, हम बोल नहीं सकते कि नंबर ऑफ मोल्स m के बराबर होंगे, कैसे बोला मैंने, क्या बोल दिया यहाँ पे, अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया। देखो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी लीटर में रहती है उसकी यूनिट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की। मैं बोल रही हूँ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अभी वो 1 लीटर है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे जब हमने 1 पुट किया तो क्या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 मिला हमें, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए, मोलारिटी के बराबर हो गए, मोलारिटी कैपिटल M के बराबर। ये समझ में आई होगी बात थोड़ी सी। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये समझ में आया होगा अभी थोड़ा। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे अभी हम क्या रख देते हैं, मोलारिटी को रख देते हैं, M कैपिटल M को, M इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो कैसा आएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, किसी ने बचपन में एक टर्म पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना।
अभी हमने क्या लिया है, पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लिया है, पूरा 1 कंसिडर किया है। क्या वो डेंसिटी के बराबर हो जाएगा? नहीं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना अभी हम, सिर्फ सॉल्वेंट की। जो अभी तक हमने 1 माना था ना, वॉल्यूम जो 1 माना था वो किसका माना था? पूरे सॉल्यूशन का 1 लीटर माना था, नॉट ओनली ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम ये टर्म किसके लिए निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट के लिए, स्पेसिफिक सॉल्वेंट ओरिएंटेड चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उसका मास हम बोलते हैं 1 kg है, 1 kg का ही हम ले रहे हैं, कंसिडर किया है 1 kg का पूरा सॉल्वेंट है, तो उसका वॉल्यूम और डेंसिटी, चलिए ये वाला 1 kg के लिए सॉल्व नहीं करते हैं इसको, फिर सारी चीजें हम अगर मान लेंगे तो वहां पे 1 kg ही पुट हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालते हैं यहाँ पे। इसके निकालने के बहुत तरीके हैं, दिस डेरिवेशन कैन बी सॉल्व इन 2-3 मैनर्स, तो उसमें से एक इजी वाला लेते हैं, नहीं तो आप भी पूरा कंफ्यूज हो जाओगे बार बार सॉल्यूशन का टर्म लेते लेते। तो देखो, जैसे डेंसिटी का टर्म है, ये अभी मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, हाँ। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अभी वॉल्यूम का हमने जो लिया था वो 1 लीटर लिया था, तो यहाँ से 1 लीटर को ml में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, या नहीं भी रहने देते हैं, डेंसिटी को ही रहने देते हैं, 1 किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास पूरे सॉल्यूशन की क्या आ गई, अगर हम पूरे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो क्या हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात हम कर रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब यहाँ पे जो मैंने ये टर्म लिखा था ना, किसके लिए लिखा था? पूरे उसका सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन का वेट देखिए अब कैसे आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारे पास ये जो डेंसिटी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स किस में दी हुई रहती है? ग्राम पर ml में, या फिर से इस वाले टर्म में ग्राम पर ml में दी, मोस्ट ऑफ द केसेस दी रहती है ना। तो अब ये जो लीटर का था हम इसको ml में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुंचा तो मास m विच इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? 1000 इंटू डेंसिटी, ठीक है। 1000 इंटू डेंसिटी आया, तो 1000 इंटू डेंसिटी यहाँ पे रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अब निकालते हैं, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? देखो, अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, अभी लास्ट स्लाइड में वो m के बराबर रखा था, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या अगर हम अब सॉल्यूट के मोल्स निकाल रहे हैं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। 1 मोल के मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स तो हमें वेट पता चल जाएगा। तो इधर इसको मोलर मास को मैं एम एस से डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, बार बार एम एम आ रहा है ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम एस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू नंबर ऑफ मोल्स विच इज m, कैपिटल M। तो क्या हमें ये वेट ऑफ सॉल्यूट दे देगा ना। अब दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इन द अबव इक्वेशन, देन हमें क्या मिल जाएगा? मोलारिटी और मोलालिटी में एक रिलेशन मिल जाएगा। बहुत इजी चीज थी ये, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई कि इतने सारे टर्म्स हमें निकालने होते हैं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M, अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा जैसे जैसे हमने निकाला था, 1000d माइनस एम एस के फॉर्म में लिखा था। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मान लो हम उसको लीटर में ही रहने देते हैं डेंसिटी के टर्म में, मान लो डेंसिटी जो हमें गिवन है वो केजी पर लीटर के फॉर्म में ही गिवन है, तो देखो अब ये जो मोलर मास होता है हमेशा ग्राम में रहता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना था हमें, केजी के टर्म्स में ये दी हुई रहेगी, आप डेंसिटी को ही चेंज कर लेना। अब यहाँ से जो ये ग्राम में था ना ये चीज, इसको 1000 से डिवाइड करोगे आप, इन ऑर्डर टू चेंज दैट वन इनटू द केजी, केजी में से ही केजी माइनस हो पाएगा ना। ऐसे हम किसी यूनिट में से सेम होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से सेम यूनिट्स में रहनी चाहिए। तो अब यहाँ से 1000 गया, इसके पास 1000 ऐसे सेम हुआ, ये टॉप में पहुंचेगा, तो हमारा न्यू फॉर्मूला जो आएगा निकल करके वो ऐसा कुछ आएगा,
यहाँ पे 1000 आ जाएगा ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये बहुत क्रूशल है और इसको जानना इतना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब थी ये चीज़ कि आपको अपने मेडिकल्स में बहुत फ़ायदा होगा इस वाले सॉल्यूशन इस वाले डेरिवेशन से। नहीं तो आप पूरा ही खिचपिच करते रहते, पहले मोलैरिटी निकालते, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में ही रह जाते। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं ना, वो थोड़े से पॉइंट्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा टफ टाइप के रहते हैं। तो दिस इज द लास्ट इक्वेशन दैट वी हैव डिस्कस टिल नाउ। अभी देखिए हमने कहाँ कहाँ तक कर लिया है पूरा, 13 स्लाइड्स हो चुकी हैं। ओके देखिए यहाँ तक का अभी हमने देख लिया है कि मोलैरिटी के टर्म्स अभी तक हमने देख लिए। जो अब हम नेक्स्ट सेशन रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका और इसका रिलेशन भी हम एक पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज वेरी क्रूशियल। उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जेईई मेंस के लिए या फिर नीट में भी, दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉन्सेप्ट। पीपीएम के हम देखेंगे कि पीपीएम का मतलब क्या होता है। जैसे पॉल्यूटेड हवा है तो उसका SO2 का जैसे है ना गैस होती है, दैट इज़ अ पॉल्यूटेड गैस। उसका अगर हम देखते हैं उसमें जहाँ पे चार्ट लगे रहता है पूरे पॉल्यूटेंट्स का, तो उसमें पीपीएम में या पीपीवी में हमें वैल्यूज दिखती हैं। तो उनका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है ना। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर जो था क्लास 11th में उसमें भी थे, ये हमने एक बार ही पढ़ा था। यहाँ पे तो इसके क्वेश्चंस हमें दिखेंगे अच्छे खासे, और इसके भी दोनों के क्वेश्चंस हमें हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना है या कुछ ऐसा निकालना है, पीपीएम वहाँ पे हेल्प करेगा और ये तो करेगा ही। मोल फ्रैक्शन तो बहुत एक हीरो टाइप का ही है ये, क्योंकि इसमें हमें रेशियोज गिवन रहेंगे तो वो रेशियोज को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू डिस्कशन अबाउट दीज 3 टर्म्स। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इनको पूरा रिवाइज करना अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। और आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए यहाँ समग्र क्लासेस में। और आप इनको डेली प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, एनसीईआरटी को साथ में बैठ करके रिवाइज करिए, उसमें से टर्म्स है ना समझने की कोशिश करिए। बिकॉज एक टर्म से दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, प्रैक्टिस की बात है वो पूरी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टफ लगेगा चैप्टर। थैंक यू फॉर द क्लास।